दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि एक आदमी जो गैस स्टेशन पे काम करता था और उसने अपनी पूरी जिंदगी में $8 मिलियन कमा के और उसने अपनी डेथ के बाद उसने $2 मिलियन अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को दे दिए और $6 मिलियन उसने लोकल हॉस्पिटल को डोनेट कर दिए, तो ये सुन के आपको बहुत अजीब सा लगेगा। तो चलिए जानते हैं इनकी स्टोरी से आखिर ये सब उस आदमी ने कैसे किया। उस आदमी का नाम रोनाल्ड रीड था जो रूरल वॉर्मार्ट में पैदा हुए थे। रोनाल्ड रीड अपनी फैमिली में पहले ऐसे मेंबर थे जो कि हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए थे, मतलब उन्होंने अपनी पढ़ाई 12 तक करी थी। फिर उसके बाद रीड ने 25 साल तक एक गैस स्टेशन पर काम किया, एक गैस अटेंडेंट बन के। और जब वो गैस स्टेशन पर काम करने जाते थे तो उनके रास्ते में एक लोकल हॉस्पिटल पड़ता था जिसके कैफेटेरिया में बैठ के वो वहाँ एक पीनट बटर और कॉफी का ब्रेकफास्ट किया करते थे। की वजह से उन्होंने अपनी 38 की एज में अपनी मेहनत की कमाई से उन्होंने $12,000 का 2 बेडरूम वाला घर खरीदा जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे। ऐसे ही दिन बीतते गए और वो सन 1979 में वो 58 की एज के हो गए थे, जिसकी वजह से गैस स्टेशन वालों ने उन्हें रिटायर कर दिया था। और फिर भी वो 58 की एज में और काम करना चाहते थे क्योंकि उनका लाइफ में एक अलग विजन था, जिसकी वजह से वो रिटायर्ड नहीं होना चाहते थे। जिसकी वजह से उन्होंने उसके बाद वहाँ पर एक गैस स्टेशन के पास एक जेसी पेनी स्टोर में फ्लोर साफ करने का काम किया। और फिर उसके बाद रोनाल्ड रीड 2014 में 92 की एज में उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उस टाइम एक रिपोर्ट के हिसाब से 2014 में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। और जिसके अंदर से एक इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि उसमें से 4,000 लोग ऐसे भी थे जिनकी नेटवर्थ या $8 मिलियन थी या उससे भी ज्यादा थी। और उनमें से ही एक रोनाल्ड रीड थे जिनकी डेथ होने के बाद उनकी नेटवर्थ $8 मिलियन थी, जिसमें से उन्होंने $2 मिलियन विरासत में अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को दे दिए और बाकी के $6 मिलियन उन्होंने लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे एक साधारण आदमी इतनी सारी वेल्थ कैसे जनरेट कर सकता है। अब इसके पीछे कोई खास सीक्रेट नहीं था, ना ही उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी और ना ही उन्होंने कोई विरासत में पैसा दे के गया था। बस बात ये थी कि उन्होंने अपने फालतू पैसे को खर्च करने की बजाय वो अपने पैसे को सेव करते जाते थे। और उनकी एक हॉबी थी, वो थी कि इन्वेस्टिंग की, जिसकी वजह से वो अपनी सेविंग को ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे क्योंकि उन्हें इस इन्वेस्टिंग के गेम में मजा आता था। उनका ये विजन नहीं था कि बहुत सारे पैसे कमाना और एक फ्लैशी लाइफ जीना। उनका बस एक सिंपल सा इंटेंशन था कि मुझे मजा आ रहा है इस इन्वेस्टिंग की जर्नी में, जैसे बिजनेस को स्टडी करना, कंपनी को एनालाइज करना और टोटल एनालिस्ट करना, उनसे एक कंक्लूजन निकालना। इसलिए वो ब्लू चिप स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ किया, जिसका रिजल्ट उन्हें मिला भी। उनकी थोड़ी सी सेविंग जो कंपाउंड होकर के $8 मिलियन की हो गई थी। और यही एक स्टोरी उन्हें एक साधारण आदमी से फिलैंथ्रोपिस्ट बनाती है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग की बात यह भी है कि 2014 में एक और आदमी की डेथ हुई थी जिनका नाम रिचर्ड फुस्कोन था, जो कि हार्वर्ड कॉलेज से MBA ग्रेजुएट थे। फिर उन्होंने मेरिल लिंच कंपनी में एग्जीक्यूटिव बन करके काम किया। रिचर्ड फुस्कोन अपने फाइनेंस के करियर में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके थे और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी 40s की एज में ही रिटायरमेंट ले लिया था। और फिर वो रिटायरमेंट लेने के बाद एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी बने, जिसकी वजह से उन्होंने ग्रेनेच में 18,000 स्क्वायर फुट का एक लग्जरी होम खरीदा था। दरअसल ग्रेनेच एक टाउन है साउथ ईस्ट लंदन में। इस घर में 11 बाथरूम्स, 2 एलिवेटर्स, 2 पुल्स और 7 गैराजेस थे। और इस घर की मेंटेन की कॉस्ट $19,000 पर मंथ से भी ज्यादा की थी। और जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो उन्हें बहुत बुरा झटका लगा और जिसकी वजह से उन्हें काफी लॉसेस का सामना करना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बैंक से काफी ज्यादा लोन ले रखा था इस लग्जरी घर को खरीदने के लिए, जिसकी वजह से उनके ऊपर काफी हाई डेब्ट हो गया था। और ये थी एक फिलैंथ्रोपिस्ट से फेलियर की कहानी। अब आप सोचोगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या था जिसकी वजह से रोनाल्ड रीड एक साधारण आदमी होके $8 मिलियन वेल्थ क्रिएट करके चले गए और रिचर्ड फुस्कोन एक हार्वर्ड कॉलेज से MBA ग्रेजुएट होने के बाद भी एक बैंकरप्ट हो गए। मॉर्गन हाउसल अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताते हैं जो रोनाल्ड रीड थे उन्होंने मनी की साइकोलॉजी को समझने में फोकस करा, जिसकी वजह से वो $8 मिलियन वेल्थ क्रिएट कर पाए। और जो रिचर्ड फुस्कोन थे वो अपनी लाइफ में सिर्फ फ्लैशी चीजों को खरीदने पर फोकस करते थे। उन्होंने कभी भी मनी की साइकोलॉजी को नहीं समझा, इसलिए वो बैंकरप्ट हो गए। इसलिए दोस्तों हमें अपनी लाइफ में मनी के बारे में लॉजिकली ना सोच के हमें मनी की साइकोलॉजी को समझना चाहिए और अपनी लाइफ में फाइनेंशियल डिसीजन को सोच समझ करके लेना चाहिए। और जिसके ऊपर मॉर्गन हाउसल ने द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक लिखी है।
है और इस बुक में इन्होंने वेल्थ बिल्डिंग, बिजनेस, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टिंग के बारे में बात करी है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के कुछ इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं। लेसन नंबर 1, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों एक स्टडी के हिसाब से जो अमेरिकन होते हैं वो ऑन एवरेज $412 पर ईयर एक लॉटरी टिकट पर खर्च करते हैं। हालांकि इतना पैसा उनके पास खुद के लिए नहीं होता है अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो, लेकिन फिर भी वो एक होप लेके अपने पैसे को लॉटरी टिकट पर खर्च करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में जल्दी से अमीर बन जाए। और बहुत से लोग अमीर बन भी जाते हैं, लेकिन वो लोग फिर बाद में उसी फाइनेंशियल स्टेज पर आ जाते हैं जहाँ पर वो पहले थे। इसकी वजह से वो अपनी लाइफ में और भी जल्दी गरीब हो जाते हैं। इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन उसे लगातार ग्रो करते रहना और उसे हमेशा के लिए सस्टेन करके रखना मुश्किल है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 1929 के इकोनॉमिक क्राइसिस में दो लोग थे जिनका इसके ऊपर काफी इफेक्ट पड़ा था। पहले जेसी लिवरमोर जो कि एक सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडर थे और 30 साल की एज में उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन थी। और फिर जब 1929 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो न्यूज में लोगों की सुसाइड की खबर आने लगी, जिसकी वजह से जेसी की फैमिली काफी डर गई थी। और अब जेसी जैसे ही शाम को घर आए तो उनकी वाइफ ने उनसे पूछा कि क्या हम पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। तो जेसी ने कहा कि नहीं, ये मेरी ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट दिन था। मतलब जेसी ने उस दिन जब मार्केट गिरेगा उसके ऊपर उन्होंने बैटिंग की हुई थी और जिसकी वजह से उन्होंने एक दिन में $3 बिलियन अर्न किए थे और जिसकी वजह से वो दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान बन गए थे। और दूसरी तरफ अब्राहम जर्मन स्काई जो एक मल्टी मिलियनियर रियल एस्टेट डेवलपर थे और उन्होंने अपनी वेल्थ बहुत मेहनत से 1920 में बनाई थी, लेकिन इन्होंने मार्केट के ऊपर जाने पर बैटिंग की थी और 1929 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुई तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे और काफी ज्यादा टूट चुके थे, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब यहाँ एक और बात थी, 1929 में बिलियनियर बनने के बाद जेसी लिवरमोर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। वो बहुत ज्यादा रिस्क लेने लग गए थे और जिसकी वजह से उनका डेब्ट काफी बढ़ता जा रहा था और वो स्टॉक मार्केट में लगातार लॉस करते चले गए। और फिर एक दिन न्यूज आई कि जेसी लिवरमोर ने सुसाइड कर लिया है। देखो दोस्तों, अब यहाँ जेसी और अब्राहम इन दोनों में एक चीज हमेशा से कॉमन थी कि ये लोग अमीर बनने में एक्सपर्ट थे, लेकिन अमीर बने कैसे रहना है ये लोग ये चीज भूल गए थे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि पैसा कमाना एक अलग चीज होती है, लेकिन इन पैसों को सस्टेन करना एक अलग चीज होती है। इसलिए आपको पैसे कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ता है और एफर्ट लेने पड़ते हैं, लेकिन अपनी वेल्थ को सस्टेन करने के लिए आपको इसका बिल्कुल अपोजिट करना पड़ता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी तेजी से आप पैसा कमा रहे हैं उतनी तेजी से आप अपने पैसे को गवा भी सकते हैं। देखो दोस्तों, अब आप सबको ये तो पता है जो वॉरेन बफेट है वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं और वो किन किन रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी वेल्थ को सस्टेन करने के बारे में बात नहीं करता है। एग्जाम्पल नंबर 1, वो कभी भी डेब्ट में नहीं आते हैं। नंबर 2, उन्होंने अपने टाइम पर 14 रिसेशन देखे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी पैनिक होके सब कुछ सेल नहीं किया। नंबर 3, वो कभी भी ज्यादा एक्साइटमेंट होके किसी भी बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। नंबर 4, और वो कभी भी एक ही स्ट्रेटेजी पर स्टिक नहीं रहते हैं। ऑथर मॉर्गन हाउसल बोलते हैं कि वॉरेन बफेट की इतनी ज्यादा वेल्थ होने का एक ही सीक्रेट है, वो है सर्वाइवल। ऑथर मॉर्गन हाउसल पैसे को एक वर्ड से डिफाइन करते हैं, वो है सर्वाइवल। ऑथर बोलते हैं कि वॉरेन बफेट अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी में सर्वाइवल थे, क्योंकि सर्वाइवल की वजह से उन्होंने लॉन्ग ड्यूरेशन तक इन्वेस्टिंग करी है और उन्होंने 10 साल की उम्र से लेके 90 की उम्र तक इन्वेस्टिंग करी है। इसलिए आज उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने की वजह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर वॉरेन बफेट आज इस इन्वेस्टिंग की जर्नी में सर्वाइवल के साथ साथ लॉन्ग ड्यूरेशन तक इन्वेस्टिंग को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करते तो वो आज इतनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। इसलिए वॉरेन बफेट को इन दोनों पॉइंट्स के बारे में पता था। नंबर 1 कि कैसे अमीर बनना है लाइफ में, नंबर 2 और अपनी वेल्थ को कैसे सस्टेन करके रखना है। इसलिए ऑथर यहाँ आपको अपनी लाइफ में लॉन्ग ड्यूरेशन तक सर्वाइवल के साथ इन्वेस्टिंग करने के लिए बोलते हैं। आपको इस जर्नी में कई बार अप्स एंड डाउन्स होंगे ही, लेकिन आपको अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना होगा। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए आपको 3 सिंपल मेथड्स पर फोकस करना पड़ेगा। नंबर 1, डोंट फोकस ऑन हाई रिटर्न्स। पहले आपको ज्यादा रिटर्न पर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इस
इस इन्वेस्टिंग की जर्नी को ब्रेक नहीं करेंगे जब तक इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बेनिफिट मिलते रहेंगे। जैसे जब बुल मार्केट चल रहा होता है, यानी कि जब स्टॉक मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा होता है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि कैसे हम जल्दी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं जिससे मुझे अच्छा रिटर्न मिले। ऑथर कहते हैं अगर मान लो हमें 10% रिटर्न मिल भी जाता है, वैसे ये मुश्किल है, और अगर आप इस फ्लक्चुएट मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करके और अपने पैसे को अपने पास रखते हैं तो आपके पैसे बच जाते हैं, क्योंकि ऑथर बोलते हैं फ्लक्चुएट मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। मॉर्गन हाउसल बोलते हैं आपको अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके लिए आपको अपने मन को शांत रखना पड़ेगा। चाहे मार्केट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, आपको अपने पैसे को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट रखना होगा और हमेशा स्टेबल रहना होगा, क्योंकि आपको इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की वजह से आगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। नंबर 2, प्लान दैट एवरीथिंग विल नॉट हैपन अकॉर्डिंग टू योर प्लान। ऑथर इस मेथड में बोलते हैं कि आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपके प्लान के हिसाब से सब कुछ नहीं होगा, यानी आप जो भी प्लान करोगे उसका ठीक उल्टा भी हो सकता है, वो एग्जैक्टली नहीं होने वाला है। वो बोलते हैं 20 या 30 साल की प्लानिंग हमेशा गलत ही होती है। नो मैटर व्हाट यू प्लान, थिंग्स विल हैपन डिफरेंटली। अगर आपने ये प्लान कर रखा है कि मेरा प्लान के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप अपनी लाइफ में ज्यादा खुश रहेंगे। आपको ये एज्यूम करना चाहिए अगर आपको सेविंग रेट पर अगले 10 सालों तक 8% नहीं भी मिला और अगर आपको 4% ही मिला अगले 10 सालों तक, तब भी आप खुश रहना चाहेंगे। तीसरा मेथड है सर्वाइवल माइंडसेट वालों के लिए। नंबर 3, बिल्ड अ पर्सनैलिटी विच इज बोथ ऑप्टिमिस्टिक एंड पैरानॉइड अबाउट द फ्यूचर। आपको अपनी लाइफ में एक ऐसी पर्सनैलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी जो कि ऑप्टिमिस्टिक भी है और पैरानॉइड भी है फ्यूचर में। दरअसल ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आपको ये बिलीफ है सब कुछ अच्छा ही होगा लाइफ में, लेकिन सेंसिबल ऑप्टिमिस्टिक उस बिलीफ को कहते हैं जब कुछ चीज आपके फेवर में, अगर जिस कारण कुछ बुरा भी हुआ तो फिर भी आप ठीक रहोगे। शॉर्ट टर्म लॉस का ये मतलब नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ऑथर एक एग्जांपल से समझाते हैं। वो बोलते हैं कि 20 साल की उम्र तक स्नैपडिक कनेक्शन 50% खत्म हो जाते हैं 1-2 साल के बच्चे के कंपैरिजन में, लेकिन इससे उसे फायदा ही मिलता है क्योंकि एक 20 साल का लड़का ज्यादा स्मार्ट होता है 1-2 साल के बच्चे के कंपैरिजन में। लेसन नंबर 2, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अब इसमें ऑथर बताते हैं कि जब वो एक होटल में काम करते थे तो वहाँ एक आदमी हमेशा एक पोर्च गाड़ी से आता था, लेकिन वो आदमी एक दिन ओल्ड होंडा कार से आया। तो फिर ऑथर ने उनसे पूछा कि तुम्हारी वो पोर्च गाड़ी कहाँ चली गई? तो उस आदमी ने बिना शर्म के कहा कि मैंने उस पोर्च गाड़ी को खरीदने के लिए 70 लाख का लोन लिया था कार को खरीदने के लिए, जो डिफॉल्ट हो गया है, जिसकी वजह से वो कंपनी वाले कार को ले गए हैं। इस पे ऑथर बोलते हैं जब भी हम किसी को एक 70 लाख की लग्जरी कार चलाते हुए देखते हैं, इससे हमें ये नहीं पता चलता है कि उसके पास 70 लाख रुपए हैं, बल्कि ये पता चलता है कि उसके पास 70 लाख रुपए या तो कम हो गए हैं या फिर उन्होंने उस लग्जरी कार को खरीदने के लिए 70 लाख का लोन ले रखा है। ऑथर बोलते हैं कि वेल्थ वो चीज होती है जो कभी दिखती नहीं है हमें, जैसे कि हम किसी भी आदमी को देख के उसका बैंक स्टेटमेंट पता नहीं लगा सकते हैं और ना ही उसका हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देख सकते हैं, जैसे कि उस आदमी ने कितनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स, कैश, कमोडिटीज। ये जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है, सब चीजें हमें किसी की दिखाई नहीं देती हैं। ऑथर बोलते हैं जब भी हम किसी आदमी को ये बोलते हुए सुनते हैं कि मैं एक मिलीनियर बनना चाहता हूँ, तो वो ये नहीं कहना चाहते हैं कि मैं 7 करोड़ रुपए कमा के उसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बल्कि उनका सीधा सीधा मतलब होता है कि मैं 7 करोड़ रुपए कमा के उसे फ्लैशी लाइफ में खर्च करना चाहता हूँ। और ऑथर बोलते हैं ऐसी सोच रखने वाले लोगों को लगता है कि उनके पैसे कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन वो ओवर स्पेंडिंग करने की वजह से अपने पैसे को खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द बैंकरप्ट हो जाते हैं। ऑथर बोलते हैं वेल्थ इज अ फाइनेंशियल एसेट दैट हैव नॉट येट बीन कन्वर्टेड इनटू द स्टफ यू सी। दोस्तों, इसका मतलब है कि वेल्थ एक फाइनेंशियल एसेट्स है, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, बैंक डिपॉजिट, जिसे हम कभी भी देख नहीं सकते हैं। लेसन नंबर 3, कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग। ऑथर बोलते हैं वॉरेन बफेट के ऊपर 2000 से भी ज्यादा बुक लिखी जा चुकी है। ये तो सब लोग जानते हैं, वॉरेन बफेट एक बेस्ट इन्वेस्टर है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है वॉरेन बफेट बचपन से ही इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ अप्रोक्सीमेटली $84.5 बिलियन थी, जिसमें से 99.6% वेल्थ यानी कि $84.2 बिलियन वो उन्होंने कमाए हैं अपने 5th बर्थडे के बाद। अब उसमें से भी $81.5 बिलियन उन्होंने कमाए हैं जब लोग रिटायरमेंट लेते हैं, यानी कि
अपनी 60 की एज के बाद। वॉरेन बफेट एक फिनोमिनल इन्वेस्टर हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टर हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में 10 साल की उम्र से सीरियस इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से उनकी 30 की एज में उनकी $1 मिलियन नेटवर्थ थी। यदि उनकी जगह कोई नॉर्मल पर्सन होता जो अपने 20s में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता तो उसकी 30 की एज में उसकी नेटवर्थ $25,000 होती। और अगर हम वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग का रेट ऑफ रिटर्न 22% ही लेते हैं, तो अगर वो 60 की एज में रिटायरमेंट तो उसके पास $11.9 मिलियन होते, यानी कि वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $84.5 बिलियन के हिसाब से 99.9% कम वेल्थ। इसको कहते हैं हम कंपाउंडिंग की पावर। वॉरेन बफेट की इतनी सारी वेल्थ क्रिएट करने के दो ही सीक्रेट हैं। नंबर 1 उनकी इन्वेस्टिंग स्किल, नंबर 2 उनका इन्वेस्टिंग में टाइम देना और लॉन्ग ड्यूरेशन को मेंटेन रखना अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी में। अब जिम साइमन जो हेज फंड के हेड थे, जिन्होंने अपने पैसे को 66 की रेट ऑफ रिटर्न से कंपाउंड किया था, जिसकी वजह से जिम साइमंस की नेटवर्थ $21 बिलियन थी, जो कि 70% लेस देन थी वॉरेन बफेट की नेटवर्थ से $84.5 बिलियन। अब दूसरी तरफ वॉरेन बफेट थे जिन्होंने अपनी पैसे को 22% रेट ऑफ रिटर्न से कंपाउंड किया था। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था? जो जिम साइमंस थे उन्होंने 50 की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी, और जो वॉरेन बफेट थे उन्होंने 10 की एज में अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी। और अगर जिम साइमंस को भी वॉरेन बफेट की तरह 70 साल मिलते और वो अपने पैसे को 66% रेट ऑफ रिटर्न से कंपाउंड करते, तो जिम साइमंस की नेटवर्थ 63 क्विंटिलियन 900 क्वाड्रिलियन 781 ट्रिलियन 780 बिलियन 748 मिलियन $160,000। इसलिए वॉरेन बफेट की नेटवर्थ जिम साइमंस से ज्यादा है। इसका रीजन है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपको भी अपनी लाइफ में पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वैल्यू को समझना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने पर फोकस करना चाहिए, जब भी आपको ग्रेट एंड रिटर्न मिलेंगे। लेसन नंबर 4, फ्रीडम। दोस्तों, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि कंट्रोलिंग योर टाइम इज द बिगेस्ट डिविडेंड मनी पेज। इसका मतलब है कि जो आपका टाइम पे कंट्रोल है वही आपका हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेज है। आपके पास इतनी एबिलिटी हो कि जब आप हर सुबह उठें और अपने आप से कहें कि आज मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। वैसे तो हैप्पीनेस एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस होने की एक कॉमन वजह पाई जाती है, लोग अपनी लाइफ में कंट्रोल चाहते हैं, यानी कि वो अपनी लाइफ को अपने अनुसार जीना चाहते हैं। एग्जाम्पल, मॉर्गन हाउसल अपने कॉलेज के टाइम में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने की सोचते थे, जिसकी वजह थी कि वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। जिसकी वजह से उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों लॉस एंजल्स के एक इन्वेस्टमेंट बैंक में समर इंटर्नशिप करी, और वो इंटर्नशिप 4-5 महीने की थी। और वो वहाँ उस बैंक में काम करने पहले दिन गए थे तो उन्हें रियलाइज हो गया था क्यों जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं वो इतना पैसा क्यों कमाते हैं, क्योंकि वो बहुत लॉन्गर समय तक काम करते हैं, यानी कि ज्यादा घंटों तक। इसकी वजह से उनके टाइम पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा वहाँ जहाँ वो उस बैंक में जॉब कर रहे थे। वो जॉब काफी अच्छा अमाउंट पेड कर रही थी। अब उन्हें उस जॉब से प्यार था और वो मेहनत भी बहुत करना चाहते थे, लेकिन कुछ रीजन की वजह से मॉर्गन हाउसल से वो जॉब का शेड्यूल कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें उस जॉब से अब नफरत होने लगी थी। जिस वजह से उन्होंने उस बैंक में 1 महीने तक जॉब करी और उस जॉब को छोड़ दिया। ऑथर बोलते हैं कि अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो आप कुछ दिन अपने काम से छुट्टी लेके थोड़े दिन के लिए ट्रैवल कर सकते हो, और या हमारी तबीयत खराब हो जाए तो हमारे पे ज्यादा बोझ ना पड़े। और अगर हमारे पास थोड़े और पैसे हैं तो हम थोड़े दिन रुक के एक अच्छी जॉब ढूंढ सकते हैं, नहीं तो हमें वही जॉब करनी पड़ेगी जो हमें पसंद नहीं है। और अगर हमारे पास 6 मंथ का इमरजेंसी फंड है तो हमें अपने बॉस से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम 6 मंथ के अंदर कोई और जॉब तो ढूंढ ही लेंगे। और अगर हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो हम जब चाहे अपनी लाइफ में रिटायर हो सकते हैं, और हम अपने पैसों को सही तरीके से यूज करके अपने टाइम को भी खरीद सकते हैं। और यही हमारी लाइफ में मेन गोल होना चाहिए, जिसकी वजह से हम एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकें, ताकि
ताकि हमें अपनी लाइफ में कंट्रोल मिल सके, ना कि हमें लोगों को दिखाना है शो ऑफ करके कि हमने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है। लेसन नंबर 5, सेव मनी। नंबर 1, लेस ईगो मोर वेल्थ। अब यहाँ मॉर्गन होजल बोलते हैं सेविंग मनी आपकी ईगो और आपकी इनकम का एक गैप होता है। वो बोलते हैं जैसे ज्यादातर लोग पैसा कमाना शुरू करते हैं तो वो शो ऑफ के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ईगो आ जाता है। ईगो का मतलब होता है जैसे ज्यादातर लोग किसी को देखते हैं यार उसके पास आईफोन है तो मुझे भी लेना है, चाहे उन्हें आईफोन ईएमआई पे खरीदना हो, लेकिन वो शो ऑफ के चक्कर में अपने ऊपर एक डेब्ट ले लेते हैं। वो लोग दूसरों को देखने के चक्कर में अपने पैसों को खर्च करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर काफी डेब्ट हो जाता है। अब ऑथर वेल्थ को एक अलग तरह से डिफाइन करते हैं। वो बोलते हैं वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। वेल्थ वो चीज है जिसे हम कभी देख नहीं सकते हैं। वो बोलते हैं कि वेल्थ एक फाइनेंशियल एसेट्स है, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, बैंक स्टेटमेंट, ब्रोकर स्टेटमेंट, ये सब चीज आदमी की एक वेल्थ होती है जिसे हम कभी भी देख नहीं सकते हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं हमें अपनी लाइफ में ईगो को कम करना चाहिए और वेल्थ को ज्यादा। नंबर 2, सेव फॉर नो स्पेसिफिक रीजन। अब यहाँ ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में बिना किसी रीजन के भी सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि हम सब की लाइफ एक कंटिन्यूस सरप्राइजेस देती रहती है। इसलिए आपका गोल होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में बिना किसी रीजन के सेविंग करना, क्योंकि फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एग्जाम्पल, एक रोहन नाम का आदमी है जिसने स्टॉक मार्केट में अपने 2 करोड़ रुपए पूरे इन्वेस्ट कर रखे हैं, जिसे कहते हैं कि आई एम फुली इन्वेस्टेड। अब मान लो उसकी लाइफ में एक इमरजेंसी आ गई, उसने बस अपनी लाइफ में 6 मंथ का इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रखा था और उसने निकाल लिया अपना पैसा, और उसका जो इमरजेंसी फंड था वो उसकी इमरजेंसी के सामने छोटा पड़ गया। अब उसके पास फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा नहीं है। अब वो आदमी क्या करेगा? अब वो अपने पैसे स्टॉक मार्केट से निकालेगा, यानी बेचेगा। और स्टॉक मार्केट का रूल है कि आप अपनी मर्जी से बाय एंड सेल नहीं कर सकते हो, तो मार्केट की फोर्सेस अप्लाई करेंगी। और अगर आपको आज ही पैसा चाहिए तो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं और वेट कर लूं। और दूसरी तरफ एक आदमी है जिसका नाम मोहन है, जिसके पास 2 करोड़ रुपए हैं। एग्जाम्पल के लिए उसने अपने 80 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखे हैं और बाकी के 20% कैश वो उसने अपने पास रख रखा है। बाकी 1 करोड़ रुपए की उसने एफडी करा रखी है। चाहे वहाँ पर स्टॉक मार्केट से कम बेनिफिट मिल रहा है, कोई बात नहीं, इसके बेनिफिट्स भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसने अपना इमरजेंसी फंड अगले 10 साल के लिए बना रखा है रोहन के 6 मंथ के इमरजेंसी फंड के कंपैरिजन में। और उसे इस 1 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट करके 2 तरीके के फंड में बेनिफिट मिलता है। नंबर 1, अपॉर्चुनिटी फंड। अपॉर्चुनिटी फंड वो होता है जैसे कि 2022 वाला मार्केट क्रैश अगर दोबारा से आता है, यानी कि अगर स्टॉक मार्केट का प्राइस है वो नीचे चला जाता है, तो मोहन के पास एक अपॉर्चुनिटी है पैसा लगाने के लिए, क्योंकि उसके पास कैश है और जो उसे फिक्स डिपॉजिट में कम रिटर्न मिल रहे थे उसे, तो इसकी भरपाई इस मार्केट में अपना पैसा लगाने से पूरी हो जाएगी। नंबर 2, इंडिपेंडेंट फंड। एग्जाम्पल के लिए उसकी लाइफ में अगर इमरजेंसी आ जाती है तो उसे अपने 1 भी रुपए के स्टॉक बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने अपने पास कैश रखा हुआ है और एफडी में अपना पैसा डिपॉजिट कर रखा है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर स्टॉक मार्केट अगले 10 साल के लिए बंद हो जाती है फिर भी मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रखा है, जिसपे उसे हर साल एवरेज रिटर्न मिलते रहेंगे और वो बिना टेंशन के एक कंफर्टेबल लाइफ जीता रहेगा। इसलिए कभी भी एफडी की वैल्यू को भूलो मत। नंबर 3, मैनेज योर मनी इन अ वे दैट हेल्प्स यू स्लीप एट नाइट। अब ऑथर यहाँ बोलते हैं कि आप अपनी लाइफ में अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं उसे ग्रो करने के लिए, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट करने की वजह से रातों की नींद चली जाए तो उस इन्वेस्टमेंट की आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जिसने अभी स्टार्टिंग में पैसा कमाना शुरू किया है, जिसकी मंथली इनकम 5 लाख है और कुछ पैसे सेव करके कुछ साल बाद वो ईएमआई पे एक फरारी कार खरीद लेता है। अब उसको रात को नींद नहीं आ रही है कि वो सोच रहा है कि मेरी फरारी की ईएमआई कैसे जाएगी या मेरी फरारी को कुछ हो गया इसकी टेंशन में। तो उसकी लाइफ में ऐसी इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा जो उसको उसकी लाइफ में कंट्रोल ही नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी पा रहा है। इसलिए मॉर्गन हाउसल बोलते हैं डोंट मेक इन्वेस्टमेंट वेयर यू विल लूज योर स्लीप। इसलिए आपको अपनी लाइफ में सही से फाइनेंशियल डिसीजन लेने चाहिए जिसकी वजह से आप सुकून की जिंदगी जी सको। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करो और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब
नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और अपना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।